अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपना चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा लास्ट लेक्चर हो गया था कवर। अब हम इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं आज के लेक्चर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है जी, व्हेन वी गेट एनर्जी फ्रॉम एटीपी विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन। एटीपी का मॉलिक्यूल आप स्टडी करके आए हैं, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने एटीपी को ही डिस्कस किया था। तो उसमें आप एटीपी की जब स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो एक लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे हमने क्या किया था, फॉस्फेट बॉन्ड्स बनाए थे, फॉस्फेट ग्रुप्स लगाए, उनके आपस में फॉस्फेट बॉन्ड्स बने हुए थे। तो P और P बॉन्ड्स हैं, यानी कि उनमें फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं जहां से हमें एनर्जी मिल रही होती है, ऑप्शन ए। सेकेंड है जी, लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स। जब हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया तो हमने लाइट और डार्क रिएक्शंस की बात की थी। लाइट रिएक्शंस हमने ये देखा था कि वो हमारे पास थैलाकॉइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहे थे। तो इसकी ऑप्शन आपके पास डी करेक्ट है। थर्ड आता जी, विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो सबसे कॉमन क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए की टाइप जो थी वो सबसे ज्यादा कॉमन। नेक्स्ट है जी, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब टू मैक्सिमम बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कौन सी लाइट को सबसे ज्यादा वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो रेड और ब्लू की बात हुई, ठीक है। एमसीक्यू नंबर सी है, 4 का सी ऑप्शन होगी। When yeast ferments glucose, the products are, जब yeast ग्लूकोज को फर्मेंट करेगा, उसकी फर्मेंटेशन करेगा, एनरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, तो उसमें से प्रोडक्ट्स क्या आएंगी, तो उसमें से हमें अल्कोहल मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती होती है। इसी वजह से यीस्ट को हमने कहा था कि हम बेकरी के अंदर यूज करते होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वो जो बेकरी की प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फुला देते हैं। नेक्स्ट आता जी, वेयर डू द डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऊपर हमने लाइट रिएक्शन देखे हैं, वो हमने थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन की बात कर ली है। अब वो कह रहे हैं डार्क रिएक्शंस कहाँ पर होते हैं। डार्क रिएक्शंस हमारे पास थैलाकॉइड्स की जो यानी कि थैलाकॉइड्स में तो लाइट रिएक्शंस हो गए, जो स्ट्रोमा होता था ना, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड मटेरियल पड़ा था, उसके अंदर डार्क रिएक्शंस होती हैं। तो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इसकी ऑप्शन होगी, जो कि ऑप्शन ए है। Which molecule donate electrons in the light dependent reactions of photosynthesis। जब लाइट रिएक्शंस हमने डिस्कस किए थे, आपको याद होगा हमने सबसे जो स्टार्ट किया था वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन की थी, उसमें से ऑक्सीजन अलग हो गए और आपके पास जो थे हाइड्रोजन आयंस अलग हो गए और इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर आ जाते हैं। तो फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर में से ही हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते होते थे, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल से आ रहे हैं। MCQ 8 है जी, विच प्रोसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस द मोस्ट एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स पड़े थे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या था जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तीनों हमने देखे, तीनों में सबसे ज्यादा जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं वो जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ऑप्शन सी। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर द नेट प्रॉफिट फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एनरोबिक रेस्पिरेशन। एनरोबिक रेस्पिरेशन में कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी के मिलते हैं एक सिंगल ग्लूकोज से, तो वो 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 है जी हमारे पास, व्हाट इज द कॉमन बाय प्रोडक्ट ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर जो बाय प्रोडक्ट बनती है एनरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, तो वो लैक्टिक एसिड्स होती है, जो उनके मसल्स के अंदर इकट्ठी हो जाती है, तो जिससे क्या होगा, मसल्स में पेन भी होती थी, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसकी ऑप्शन सी करेक्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा होगा जी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी होती हैं। तो देखो, रेस्पिरेशन हो या फोटोसिंथेसिस हो, इन दोनों में रिएक्शन जो चलती हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। इनको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और साथ में रिडक्शन भी हो जाए। अब केमिस्ट्री में अभी आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन हम बोलते हैं जी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन का मतलब होता है जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन, अब जब आपने लाइट रिएक्शंस देखे, उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे गेन हो रहे हैं, कहीं पे रिलीज किए जा रहे हैं। रेस्पिरेशन के अंदर देखा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और हमें वो एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसी एनर्जी से वो क्या कर रहे होते हैं कि उनको एटीपी में कन्वर्ट किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का सारा जो सिस्टम होता है वो इन्हीं रिएक्शंस की बेस पे ही चल रहा होता है, रिमूवल एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डू एटीपी एंड एडीपी मीन। एटीपी और एडीपी का क्या मतलब है और इन मॉलिक्यूल्स मेटाबॉलिज्म में इनका क्या रोल है।
एटीपी का आपको पता है जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का मतलब है जी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एटीपी का एक मॉलिक्यूल जो होगा उसमें से एक फॉस्फेट टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है जी 7.3 किलो कैलोरीज, और वो बन जाता है एडीपी। एडीपी जब ये टूटेगा तो इसमें से क्या मिलेगा, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें और मिल जाती है, और एक नया मॉलिक्यूल बनता है एएमपी के नाम से, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो ये दोनों रिएक्शंस ही एनर्जी का एक्सचेंज वगैरह इन्हीं के अंदर ही होता रहता है, ये एनर्जी रिलीज करेगा, फिर ये करेगा, फिर आगे मोनोफॉस्फेट बनेगा। जब खाना खाएंगे दोबारा एनर्जी से एडीपी बना लिया जाएगा और फिर एटीपी बना लिया जाएगा, ये भी हम आगे अभी लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस, वर्ड्स में लिखनी है आपने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। उसमें ये देखो वर्ड में क्या जी, कार्बन डाइऑक्साइड को हम वर्ड्स में लिख देंगे, वाटर को वर्ड्स में लिख देंगे, और यहाँ पे जो यूज होता है यूज ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये दो चीजें यूज होती हैं, और क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और साथ में बाय प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्सीजन बन जाती है। तो ये एक इक्वेशन आपने लिखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई इज क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल का क्या काम होता है, अभी देखो ये क्लोरोफिल लिखा होगा, फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प भी क्लोरोफिल करता है। ये सनलाइट से आने वाली डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करता है और उसको कन्वर्ट करवा रहा होता है किसमें जी, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, जो फूड बन जाता है हमारे पास। तो क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस करवाता है, ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। हाउ इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है। अभी फोटोलाइसिस की बात कर रहे थे ना, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो होते हैं उनमें क्या था, वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हुई थी, फोटोलाइसिस हुई थी, उसमें से ऑक्सीजन निकलती है, और साथ में ये देखें ऑक्सीजन की ब्रेकडाउन अगर हम करवाएं, सॉरी वाटर की हमने इस तरह से किया था, H2O जब ये टूटा इसमें से ऑक्सीजन निकली, ठीक है, याद होगा हमने इस तरह से लिखी थी 1/2 और इधर 2। फिर यहाँ से दूसरी चीज क्या निकलती है, हाइड्रोजन आयंस, और थर्ड चीज अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ से हमें मिल रहे होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन बनती है ना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो वाटर के मॉलिक्यूल से बन रही होती है। नेक्स्ट जी, विच ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक है, और कौन सा ऑर्गेनेली है जो फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है जी। जितनी भी टाइप के प्लांट्स हैं सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, जितनी भी टाइप के एल्गी हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कुछ आपके पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, जैसे सियानोबैक्टीरियाज आपने पढ़ा था। ये 3 टाइप्स हैं। अब ऑर्गेनेली कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट, याद होगा आपको, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल था, ठीक है, थैलाक्वाइड्स से, थैलाक्वाइड्स के बाद क्लोरोफिल पड़ा हुआ, तो उनकी सरफेस के ऊपर ये रिएक्शंस हो रहे होते थे, ठीक है, तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टेट द मेन पर्पस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या है जी। देखो सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जिससे हमें क्या मिलता है, जो एनर्जी हमें मिलती है वो सारी की सारी हमें सेलुलर रेस्पिरेशन से मिलनी होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, हमें सेलुलर रेस्पिरेशन, ये रिएक्शंस होगा तो इसमें से हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ग्लूकोज को लेके कार्बन ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए इसको तोड़ो, ठीक है, और साथ में 36 एटीपी के मॉलिक्यूल, एनर्जी आ रही है, एनर्जी मिलेगी तो सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म होंगे तो सेल जिंदा रहेगा, अदरवाइज सेल की डेथ हो जाएगी और ओवरऑल उस ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो जाएगी। ये एनर्जी जो निकलती है इसको यूज कहाँ से करेंगे, मसल की मूवमेंट है इन्हीं एनर्जी से होती है, सेल डिवीजन इसी से होती है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी हम पढ़ के आए पीछे, ये डिफरेंट फंक्शंस में यूज हो जाती है। नर्व इंपल्स जो मूव होती है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस, ये भी उसमें यूज होगी, तो इन सभी कामों में एनर्जी यूज हो जाती है, इसी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टेट द इक्वेशन इन वर्ड्स और सिंबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की आपने इक्वेशन लिखनी है, ये मैंने सिंपल इसको हमने वर्ड्स में अब नहीं लिखी, ठीक है, ये आपके पास सिंबल्स में आ गई, ये आप ग्लूकोज है, ऑक्सीजन यूज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट, और ये वाटर जो बना हुआ, और साथ में 36 एटीपी की मॉलिक्यूल एनर्जी बन जाती है, और इस एनर्जी को फिर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी,
राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के यूज करती है, यूज मतलब कैसे होती है। याद होगा हमने ग्लाइकोलिसिस देखा, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरोवेट में टूट जाता था, 2 पायरुविक एसिड में टूट के वो आगे इंटर होते हैं क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में इंटर होते सरी वो एसिटाइल कोएंजाइम जब बन रहा होता है ना, एक्चुअल में वहां पे ऑक्सीजन यूज हो रही होती है, ठीक है। उस ऑक्सीजन को यूज करके आगे एनर्जी के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो प्रोड्यूस किए जा रहे होंगे। नेक्स्ट आता है जी, इसके अलावा हाँ इसका दूसरा रोल ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं ना, ये ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेता है और साथ में हाइड्रोजन को मिला के वाटर के मॉलिक्यूल भी बना देता है, तो ये दूसरा रोल उसके है। नेक्स्ट आता है डिफाइन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन के यूज किए बगैर रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, वो एनारोबिक। बाय यूज ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये डेफिनेशंस ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। What are the end product of anaerobic respiration in animal and yeast? एनिमल और यीस्ट के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, देखो जब एनिमल सेल के अंदर होती है ना, तो जो ग्लूकोज होता है उसको लैक्टिक एसिड में तोड़ दिया जाता है और साथ में एनर्जी निकाल दी जाती है। ये एनिमल्स के अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर भी सेम है। ग्लूकोज अगर यीस्ट के अंदर तोड़े ना, पहले ग्लूकोज एथेनॉल बन जाती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस से रिलीज होती है और थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी भी मिल जाती है। ये थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस होता है, एनिमल्स और यीस्ट के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, हाउ डू मसल्स रिस्पॉन्ड टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। जब हम भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि तब आप किस तरह से ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है कैसे पूरी कर लेते हैं। तो जब स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, वो ह्यूमंस के अंदर एक्सरसाइज के टाइम पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, मसल्स को एनर्जी तो चाहिए होती है भाई, तो वहां पर फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। सिंपली पायरुविक एसिड को किसमें कन्वर्ट, ये पायरुविक एसिड ग्लूकोज पहले टूटेगा पायरुविक एसिड के अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोलिसिस तो सभी में होती है, ये बात हमने की थी जब हमने ये लेक्चर पढ़ा था। ये जो ये पायरुविक एसिड जो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के टूटने से बने, उनके अंदर हाइड्रोजन यूज हुई और किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, लैक्टिक एसिड के अंदर। ये थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, साथ में लैक्टिक एसिड बन जाता है, वो थोड़ी एनर्जी को यूज करके फिर हम हमारे जो मसल्स होते हैं उनको थोड़ा सा और भी गुजारा हो जाता है। फिर वो बोलते हैं जी लिस्ट वेज इन विच रेस्पिरेटरी एनर्जी इज यूज इन द बॉडी। बॉडी में रेस्पिरेशन के थ्रू निकलने वाली एनर्जी किन कामों में यूज होती है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, हमारी बॉडी की मूवमेंट, हमारी एग्जिस्टेंस इसी एनर्जी से होती है। बॉडी के अंदर सेल डिवीजन इस वजह से होती है। बॉडी के अंदर जो सिग्नल मूव करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, वो भी इसी वजह से होती है। तो सारे के सारे काम शामिल है इस एनर्जी की वजह से, उनमें से को 5-10 आपने लिख देने हैं, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालना, ये सारे कामों में वो एनर्जी यूज हो जाती है। नेक्स्ट है जी लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी एक्सप्लेन एटीपी एज अ मॉलिक्यूल दैट इज चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनर्जी करेंसी वाला फर्स्ट लेक्चर को दोबारा सुने, उसमें पूरा एटीपी के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया हुआ है। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वहां पे मिल जाएगा आपको फर्स्ट टॉपिक के अंदर। आउटलाइन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन है, इसका भी लेक्चर आप दोबारा सुन लें। राइट अ रोल ऑन द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को कैसे इनटेक करते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है। देखो इन्वायरमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और सॉइल से वो वाटर को ले लेते हैं, ये बातें हुई, ये सारी पुरानी है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर यूज करके जो आपके पास डार्क रिएक्शंस होते थे उनके अंदर जाके उनको क्या बना लिया जाता है, ग्लूकोज। और जो वाटर होता है, अभी बात की है फोटोलाइसिस होती है, ये टूटता है, इसमें से ऑक्सीजन बन जाती है और साथ में हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये इलेक्ट्रॉन्स जो मिलते हैं फिर आगे ग्लूकोज बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन जो बन जाती है, याद रखना है, वाटर से, और बाकी जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा होता है। एमसीक्यूज के लिए भी इसको याद रखना है, तो ये बातें आपने बता देनी है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जी इंपॉर्टेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको बताया था कि हमारे पास जब ऑक्सीजन कम होती है तो उस टाइम पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है। इसका पूरा एक टॉपिक एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, आप इसको रिवाइज कर लें, वहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी।
आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में वो 3 चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये क्वेश्चन आपका ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन है। कंपेयर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये भी मैंने कंपैरिजन में दोनों का एक लेक्चर आपको डिलीवर किया हुआ है। ये थर्ड लास्ट टॉपिक होगा आपका, ये लेक्चर भी आप रिवाइज कर लें। मेन इंक्विजिटिव क्वेश्चन होता है जी, क्वेश्चन नंबर 4 डी के अंदर है, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी इनेबल इट टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी एफिशिएंटली। कि जो आपके पास एटीपी का मॉलिक्यूल है वो किस तरह से एनर्जी को स्टोर कर ले और कैसे वो एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है। पूरा टॉपिक एक्सप्लेन ये तो वैसे हुआ है, एक पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड एटीपी का हमने एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि जी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमें मिल जाएंगे 3 फॉस्फेट, दरमियान में हमें एक राइबोज शुगर मिल गई और उसके राइट साइड में हमें क्या मिल जाएगा जी, नाइट्रोजनस बेस मिल जाएगी। सिंपल हो गया। अब 3 फॉस्फेट ग्रुप जो लगे होते हैं उनके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है। कैसे स्टोर हुई, हमने खाना खाया, उसमें से एनर्जी निकली, वो केमिकल एनर्जी ही थी और केमिकल एनर्जी की फॉर्म में दोबारा स्टोर कर लिया जाएगा। एक फॉस्फेट लगा हो ना तो उसके साथ दूसरा फॉस्फेट और फिर उसके साथ तीसरा फॉस्फेट, इस तरह से अटैच किया हुआ था ना इनको, और यहाँ पे नीचे आपके पास राइबोज शुगर आ जाती थी और इस तरफ आपको मिल जाते थे जी नाइट्रोजनस बेस। ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स है ना, ये दरमियान में इनके ये जो बॉन्ड्स हैं इनके अंदर एनर्जी स्टोर करवाई थी। जो खाना खाया था उसमें से एनर्जी जो निकली थी ना वो सारी हमने यहाँ स्टोर करवा दी थी। अब ये एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब हमारी बॉडी को एनर्जी जब चाहिए थी, खाना अब 24 घंटे तो नहीं खाते रहते, वो एनर्जी स्टोर कर ली। अब खाना खाने के बाद जी चले, उसके बाद हमारी वर्किंग स्टार्ट हो गई है। होगा क्या, फर्स्ट बॉन्ड एक टूटेगा। ये एटीपी का मॉलिक्यूल है, एक एटीपी को एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज होगा तो उससे एडीपी बन जाएगा, साथ में ये फॉस्फेट अलग हो जाएगा। ये अलग हुआ तो जब ये टूटा, इसके टूटने से हमें एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती थी, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी एक फॉस्फेट ग्रुप के टूटने से। नेक्स्ट, अब जब एक उतर गया तो कितने फॉस्फेट बचे, 2 बच गए। अब 2 फॉस्फेट बचे तो उसका नाम बन जाएगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अभी एक्सप्लेन मैंने पीछे भी किया था। फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल उस पैकेट को यूज करेगा, उस दूसरे ये वाले बॉन्ड को भी तोड़ देगा। अब जब दूसरा फॉस्फेट टूटेगा केमिकल बॉन्ड के अंदर, एनर्जी जो स्टोर थी वो फॉस्फेट अलग हो गया, एडीपी के साथ दोनों फॉस्फेट खत्म हो गए, कितना रह गए, 1। अब इसका नाम होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और मोनोफॉस्फेट हो गया, साथ में फॉस्फेट अलग हो गए और कितनी एनर्जी निकल गई जी, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें दोबारा फिर मिल गई है। तो ये 2 दफा हमें 7.3 एनर्जी मिल जाती है और ये एनर्जी फिर डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज हो गई। सिंपल हो गया। अब हमारे पास क्या बचे हैं, एएमपी बन गए हैं, सारी एनर्जी खत्म होगी, सारे मॉलिक्यूल एएमपी की फॉर्म में पड़े हैं। फिर हमारा खाने का टाइम हो गया, खाना खाया, उसमें से हमें एनर्जी मिली। अब उस एनर्जी को दोबारा यूज करके ये केमिकल बॉन्ड दोबारा बनाए जाएंगे। सपोज करो ये एएमपी था, उसके साथ मैंने ये फॉस्फेट दोबारा जोड़ दिया एनर्जी लगा के, जितनी एनर्जी निकली थी ना उतनी दोबारा लगानी पड़ेगी। 7.3 यहाँ पे लगाई, बॉन्ड बन गया, फिर ये बन गया AMP से वापस ADP बन गया। अब दोबारा इस ADP में जहां पे 2 फॉस्फेट है, मैं थर्ड वाला भी अटैच करवा देता हूं बाय यूजिंग एनर्जी। 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी इसको लगाऊंगा और क्या होगा, अब ये ADP से दोबारा ATP बन जाएगा। हम एनर्जी को दोबारा स्टोर कर लेते हैं इस तरह से। तो ये सारा प्रोसेस आपने लिखना है इसके अंदर। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज।